छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। अब डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकेंगे। पहले चरण में 20 सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। बस्तर की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान होना है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। कई दिग्गजों के साथ साथ सरकार को भी लेकर आगे का जो रोड मैप है कि सरकार बनी रहेगी कि नई सरकार आएगी, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ निर्भर करेगा पहले चरण पर। 20 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, ये वो सीटें हैं जहां पर पहले चरण का मतदान होना है। और इन सीटों में कई बड़े और दिग्गज चेहरे भी हैं जो कि अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इसमें मोहन मरकाम भी शामिल है, लता उसेंडी भी है, तो वही लखेश्वर बघेल, दीपक बैज, विक्रम मंडावी, कवासी लखमा, डॉक्टर रमन सिंह, साथ ही साथ मोहम्मद अकबर और तमाम ऐसे दिग्गज जो कि इस जंग में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे जो तमाम संवाददाता है अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह की हलचल है। और जीवानंद हल्दर हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं, राजनांदगांव से अक्षय साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही आनंद नारायण ओझा दुर्ग से जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले जगदलपुर से। इसके पीछे की वजह भी यही है कि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सियासत का रास्ता बस्तर से होकर जाता है, इसलिए सबसे पहले बात जगदलपुर की। जीवानंद, आपसे जानना चाहेंगे तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब तो प्रचार का दौर थम चुका है। आज दिन भर में किस तरह की हलचल रही? निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा, जिस तरह से विधानसभा 2023 की शुरुआत से जिस प्रकार की हलचल रही, वही आज जैसे 3 नवंबर को 7 नवंबर को जब चुनाव होगी, इससे पहले जो चुनावी शोरगुल है वो थम चुका है। और बस्तर की अगर बात की जाए, जगदलपुर की बात की जाए, जगदलपुर बस्तर में 3 जो विधानसभा है जिसमें से 26 प्रत्याशी है इसमें उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान पे है। और करीबन 1975 से अधिक जो मतदान केंद्र है उसमें चुनाव होने वाला है, जिससे देखते हुए यहाँ की जो तैयारी है प्रशासन शासन के द्वारा वो तैयारी पूरी कर ली गई है। और जहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा जहाँ मतदान के दल को भेजना चाहिए था वो 2 दिन से भेजा जा रहा है। सभी मतदान दल जो है वो अति संवेदन क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और तमाम जो तैयारी है वो हो चुकी है। लेकिन जो चुनावी शोरगुल, जो प्रत्याशी है आप चुनावी शोरगुल के बाद वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अपने पक्ष में मत डालने के लिए, वो मतदाताओं के घर घर पहुंच रहे हैं, वो अपील भी कर रहे हैं कि हमें वोट करें। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि चुनावी शोरगुल के साथ जिस प्रकार की हलचल देखा जा रहा है प्रत्याशियों में, वो सबके मन में एक डर भी है, उत्साह भी है, क्योंकि 7 तारीख को जिस तरह से मतदान होने वाला है, इसे लेकर क्या परिणाम होगा, किस प्रकार की रिजल्ट आएगी, ये प्रत्याशी को मन में डर सता रहा है। अगर पूरा बस्तर संभाग की अगर बात की जाए, पूरा बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा अति संवेदनशील जो क्षेत्र है वो सुकमा जिला है, जहाँ पे 273 जो मतदान केंद्र है पूरा अति संवेदनशील क्षेत्र है। और इस साथ ही करीबन 1200 जो ऐसे मतदान केंद्र है जो अति संवेदन श्रेणी में आते हैं, जहां जो सुरक्षा बल की पैनी नजर पे है। और जिस तरह से चुनाव से पहले जो नक्सली जो घटना हो रही है, इसे भी चिंता सता रही है कि किस प्रकार की चुनाव संपन्न कराया जाए। लेकिन सुरक्षा का जो जवान है वो मुस्तैद है, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार नारायणपुर में जो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है और जिस प्रकार की अपील किया जा रहा है, अपने इससे भी पहले आईएनएस ने बताया कि ये खबर हमारे पास आई थी, जो नक्सलियों द्वारा फरमान जारी किया गया तो गांव खाली कर दे। तो इस प्रकार की जो चुनौतियां जो सामने आ रही है, तो कहीं न कहीं प्रथम चरण में जो चुनाव होने वाला है ये बस्तर के लिए चुनौती है और सुरक्षा बल के साथ साथ जो मतदान कर्मी है उसके लिए भी चुनौती कहा जा सकता है। क्योंकि नक्सलियों ने इससे पहले भी एक फरमान जारी कर दिया गया था कि कोई भी मतदान दल सुरक्षा कर्मियों के साथ में मतदान कराने क्षेत्र में ना आए। तो एक डर की भीतर, एक डर को लेकर जो मतदान दल है वो पहुंचे तो गए हैं, लेकिन किस तरह से चुनाव संपन्न होगा इसे लेकर बड़ी चुनौती है। और इसे देखते हुए तमाम जो सुरक्षा बल के जवान, चाहे बीएसएफ की बात की जाए, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, तमाम जो दल है वो जंगल की खाक छान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रथम चरण की जो चुनाव होगा ये प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा बल के लिए भी चुनौती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है और साथ साथ
प्रत्याशियों के लिए भी एक दूसरे की चुनौतियां वो पेश कर रहे हैं। इस बार का जो मुकाबला है बेहद कड़ा हो रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे जीवानंद, लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं दुर्ग का। दुर्ग एक ऐसा किला है जहां से तमाम दिग्गज आते हैं, सीएम खुद वहां से आते हैं, इसके अलावा 3 मंत्री जो आते हैं कैबिनेट के वो वहां से आते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रचार जब थमा है तो आनंद वहां पर किस तरह की हलचल पूरे दिन भर आपने देखी, किस तरह की गतिविधियां होती रही, कितनी जोर आजमाइश प्रत्याशी कर रहे हैं? राजनीतिक का जो किला के केंद्र बन गया है दुर्ग, इस किले को भेजने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कल अपनी सभा में कही। वहीं भूपेश बघेल साहब कहे कि जो कांग्रेस का किला है ये बीजेपी के लिए वेदनशील नहीं है, यानी को बीजेपी भेज नहीं पाएगी। कल की अगर बात की जाए 7 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसका डोर टू डोर प्रत्याशी करेंगे, डायरेक्ट चुनाव का जो समय है थम गया उसके लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब, उनके सामने गिरीश देवांगन राजनांदगांव से एक बड़े प्रत्याशी हैं। उसके अलावा कवर्धा की बात की जाए तो विजय शर्मा है, मोहम्मद अकबर साहब की साख दांव पर है। मध्य प्रदेश की सीमा से बात की जाए तो बोहरा मैडम वहां से पावर में है। वही खतरनाक अगर बात की जाए जहां पर एक बीजेपी के नेता की हत्या हुई और दहशत फैलाने की नक्सलियों ने कोशिश की और वहां पर नो वोट का मतलब बैलेट लगाया कि इस क्षेत्र में आप वोटिंग नहीं करवा सकते या नहीं कर सकते। तो डोंगर गांव का क्षेत्र था, मोहल्ला मानपुर का क्षेत्र था। तो तमाम जो खतरे के बीच में इस पॉलिटिकल जो केंद्र है उसको भेजने की कोशिश अब तक ये कहा जाता था ताकि कहीं से भी पॉलिटिकल जो केंद्र है बनते थे, लेकिन दुर्ग अभी इस वर्तमान सरकार में ऐसा केंद्र बन गया है। गृह मंत्री यहीं से हैं, मुख्यमंत्री यहीं से हैं, उसके बाद राजस्व मंत्री सहित 7 विभाग के मंत्री इससे हैं। तो पहले जो चरण की बात है उन सबकी दाव पे मुख्यमंत्री साहब तो पाटन से हैं, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब हैं उसके अलावा जो मोहम्मद अकबर साहब है कवर्धा से, कहीं न कहीं उनकी साख दाव पर है। और जिस प्रकार से वहाँ धार्मिक का रंग चढ़ा हुआ है, उसमें विकास सामने आता है या फिर धर्म सामने आता है, इस पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री साहब डॉक्टर रमन सिंह साहब ने दावा किया कि इस बार फिर वो जीतेंगे। गिरीश देवांगन साहब ने भी कहा है कि पूरा कांग्रेस वहां पर लगा हुआ है। आप इस बात का इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि जो मैनिफेस्टो जारी हो रहा था वहां पर कुमारी शैलजा मैडम जो प्रदेश प्रभारी है वो रायपुर से मैनिफेस्टो जारी कर रही थी। वहीं भूपेश बघेल साहब नांदगांव से बैठकर यहाँ से मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे। आईएनएस के दर्शक इस बात को देख रहे थे कि पहले जो रायपुर से होता था आखिर दुर्ग संभाग में ऐसा क्या बात आ गया कि इस किले को पहले चरण के 8 विधानसभा जो आ रहे हैं इसको जीतना मतलब जीतना बहुत जरूरी दोनों पार्टियों के लिए हो गया। तो इसको केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पे दोनों पार्टी अपने अपने ईगो में या फिर कहा जाए अपने पावर में लेना चाहती है, ताकि पहला यहाँ से अगर किला फतह हो तो दुर्ग का किला भेदन दोनों पार्टियां जो दावा कर रही है वो कर सके और उसके आधार पर ही ये अपना आगे जो राज्य में सरकार है वो कर सके। तीसरा मोर्चा के रूप में जो जनता जो कांग्रेस है वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। उनका भी कितना उपस्थिति दर्ज हो पाता है लेकिन देखने वाली बात होगी। अति संवेदनशील बूथ नक्सली इफेक्टेड इलाका तो सालेवारा है, मोहला मानपुर है, सुज्जी है, वहां पर भी 113 कंपनियां लगाई गई है। लगभग 6000 जवान अलग अलग दल के बीएमपी की बिहार से बात जो आए हैं, बिहार मिलिट्री फोर्स, बंगाल के, असम क्षेत्र के जो सुरक्षा जवान आए सबकी ड्यूटी लगी है। अब चुनाव कैसे हो पाता है या चुनाव सुरक्षापूर्ण साफ सीधे तौर पे हो पाता है, इसमें खतरा होता है जी फार की सिक्योरिटी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम दिग्गज भी दुर्ग में पहुंचे, चुनावी सभा की और एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाया गया। वापस आपके पास आएंगे आनंद और साथ साथ जीवानंद के पास भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ चूंकि अक्षय भी जुड़े हुए राजनांदगांव से। अक्षय, संजय यादव कवर्धा से जुड़े हुए उनके पास भी जाएंगे, लेकिन अक्षय आपके पास मैं आना चाहता हूं। दरअसल वहां राजनांदगांव की जो सीट है वो इसलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 बार से यहां पर जीतते आए हैं और गिरीश देवांगन को इस बार वहां से पार्टी ने उतारा है। आज आखिरी दिन था प्रचार का, किस तरह से यहां पर गहमा गहमी थी और कितना शक्ति प्रदर्शन किया गया, डोर टू डोर कैंपेनिंग क्या शुरू हो गई है? आज जो है सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार थम चुका है। शाम को 5 बजे सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। डोर टू डोर अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं आज की बात की जाए तो जहां कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं यहां पहुंचे और मैनिफेस्टो उन्होंने यहां से जारी किया, वहीं जो फायर ब्रांड कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है जो यहां पहुंचे और उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया।
जिनके साथ रमन सिंह भी मौजूद थे, भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जहां यह जन सैलाब यहाँ पे देखने को मिला। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो सियासी पारा है वो हाई हो चुका है और भाजपा और कांग्रेस दोनों के नाक का सवाल बन गया राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र जो है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह, उनके लिए भी साख का ये चुनाव हो गया। वही जो दूसरा जो कांग्रेस जो मजबूत जो दूसरी पार्टी है, वही जो गिरीश देवांगन यहाँ के प्रत्याशी माने जाते हैं, भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं हम बात करें यहाँ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की, तो 166 नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ सभी आते हैं इसमें, जिसके लिए जो यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा चुकी है। वहीं प्रशासन की ओर से निर्वाचन के लिए जो व्यवस्था की जानी है, उसके लिए भी प्रशासन का दावा है कि पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। बिल्कुल अक्षय, आपके पास लौटेंगे। संजय यादव का रुख कर लेते कवर्धा का। संजय यादव, कवर्धा में मोहम्मद अकबर वहां से प्रत्याशी कांग्रेस के, जाहिर तौर पर एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरह से वहां पर अब तक का जो सिचुएशन रही है, खासतौर पर कम्युनल राइट्स को लेकर जो हालात वहां पर बने थे, उसके बाद अब प्रचार का दौर किस तरह का चल रहा है, मतदाता कितने उत्साहित है, निर्वाचन आयोग की कितनी तैयारी है? पहले चरण के मतदान 7 नवंबर को मतदान होगा पहले चरण के अंतर्गत, जिसमें कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा संवर्धा और पंडरिया दोनों ही विधानसभा में मतदान होना है। तो इसके चलते आज शाम को 5 बजे से प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। आज अंतिम बड़ी सभा जो कह सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, जो कि दोपहर में ही जनसभा हो गई। उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो अन्य दल के जो प्रत्याशी है, सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, आपके पास भी वापस लौटेंगे, लेकिन जीवानंद के पास दोबारा चलते हैं। जीवानंद, चलिए जीवानंद से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आनंद नारायण के पास फिर चलते हैं। आनंद, जिस तरह से यहाँ पे तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है, ऐसे में जो मतदाता है वो किस तरफ जाने के लिए उत्साहित ज्यादा दिखाई देते हैं? किस तरह का माहौल मतदाताओं के बीच में है, क्योंकि मतदाताओं को अगले 5 साल के लिए भविष्य चुनना है, उनके बीच किस तरह की बातचीत चल रही है, चर्चाओं का क्या दौर चल रहा है? बिल्कुल सही कहा कि मतदाताओं का मूड क्या है, मतदाता किस ओर जा रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था, उसके बाद अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया। सबका खेल टिका हुआ है किसानों पर। किसान किस ओर मुड़ते हैं, गन्ने का समर्थन मूल्य कौन देता है, धान से धनवान कौन बनाता है, इस पर धनवान बनने के बाद कांग्रेस की ओर मुड़ते हैं या बीजेपी को भरोसा करते हैं, ये बड़ा एक मुद्दा हो गया है। कि किसान किस ओर मुड़ता है, किसान की खुशहाली से जो पैसा निकलता है तो बिजनेस का लगातार मुख्यमंत्री कहते आए हैं। वही केंद्र का दावा था कि केंद्र सरकार जो पैसा देती है उसमें कुछ पैसा मिलाकर राज्य सरकार देती है, वो भी किस्तों में देती है। तो किसान के किस्त को और उनके जो बैंक जो अमाउंट है या अकाउंट में एक बार पैसा कौन डालता है, इस पर एक कहीं न कहीं दिलचस्प मुद्दा बन गया है। किसान किस ओर मुड़ता है, उसके अलावा व्यापारी जो है, उसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, शिक्षा कर्मी हैं, पुलिस के लोग हैं, वो कांग्रेस की सरकार को 5 साल बीत चुके हैं। मतलब कांग्रेस के पास, मतलब ये नहीं कहा जाता कांग्रेस की हमने कुछ दिखाया नहीं, 5 साल का अवसर उनके पास भी था। कोरोना का समय आया, ठीक है, उसका वक्त था। वही बीजेपी 15 साल का जो कार्य था डॉक्टर रमन सिंह साहब का, उसको ऊपर दावा कर रही है। जाहिर तौर पर आनंद, एक तरफ घोषणा पत्र है, एक तरफ नेताओं के भाषण, वादे, दावे हैं, और एक तरफ सरकार का कामकाज है। देखना होगा मतदाता किस तरफ जाता है, और साथ साथ इस बार निर्वाचन आयोग किस तरह से इलेक्शंस को और बेहतर तरीके से कर पाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।